of FIR होती है, and that is under Rule 24.7 of Police Rules 1934. शुरू करने से पहले इस टॉपिक को कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आप लोगों के ज़हन में फिर उस तरीके से आ गए तो फिर मेरी जो बातें हैं वो समझ आ जाएंगी अच्छे तरीके से। नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस करके किसी मरहले पे भी आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ आपने कही है, या ये कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। देखें, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है हमारे मुल्क में, बल्कि टोटल ले लें सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमारे मुल्क में जो है वो एडवर्सेरियल है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ जस्टिस, वन इज एडवर्सेरियल एंड द अदर इज इंक्विजिटोरियल। एडवर्सेरियल से मुराद ये होती है कि वन बॉडी असर्ट्स एंड द अदर डिनाइज, वन एलिजेस एंड द अदर डिनाइज। अगर इसको सिविल साइड्स पे लेंगे तो वन बॉडी असर्ट्स एंड द अदर कंट्रोवर्ट्स, और इसको क्रिमिनल साइड पे लेंगे तो वो इलेज करता है और आगे से डिनाई किया जाता है। तो इस पे एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस पे जब वो ऐसी एलिगेशन है, एक्विजिशन है या असर्शन है, उसको डिनाई करना, असर्ट करने के लिए भी एविडेंस उसका हेडेक है और सारा काम ही जो है उसने करना है। और इसी तरह डिनायल वाले ने अपना डिफेंस देना है, उसको दिफा करना है। यहाँ पे अजीब सूरत हाल हो जाती है कि जब ऐसी चीज जो है वो लोगों तक, यानी पार्टीज, कंटेस्टिंग पार्टीज में होगी, तो वहां पे जज का एक जो रह जाता है रोल, वो एक स्पेक्टेटर का हो जाता है। इन एडवर्सरीज को जो कि इसका आउटकम होती हैं खत्म करने के लिए जो है प्रोसीजरल लॉज बनाए गए हैं, जिनमें कुछ जो हैं प्रोविजंस वो ऑप्शनल होती हैं, कुछ जो होती हैं डायरेक्टरी होती हैं और कुछ मैंडेटरी होती हैं। जो ऑप्शनल प्रोविजंस हैं यकीनन उसके बारे में डिस्कस करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मैंडेटरी प्रोविजन जो है उसमें दो आगे उसकी कैटेगरीज हैं, एक डायरेक्टरी है और एक वो जो जिसको बिल्कुल मैंडेटरी आप कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स मैंडेटरी, वो है। डायरेक्टरी वो होती है जहां पे लॉ ऑर्डेन करता है कि ये काम ऐसे किया जाए, लेकिन वो काम ऐसे नहीं किया जाता अगर, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फॉलो नहीं करते। तो क्या उसका मतलब हुआ कि उसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा, मां सिवाय उसके कि वो इम्प्लीकेशन का जो है असूल वो आगे चल के मैं बताऊंगा वो आएगा। जो दूसरी ऑर्थोडॉक्स मैंडेटरी है वो ये है कि अगर उसमें कोई ओमिशन हो गई और उसमें कोई गलती हो गई, इरेगुलरिटी हो गई उस प्रोसीजरल प्रोविजन में टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो फिर वो जो है विशिएट कर देती है उस एक्ट को। अगर वो एडमिसिबल है तो उसको इनएडमिसिबल बना देगी, अगर वो उस एडमिसिबल है और उसकी एविडेंस नहीं करती तो उसकी कम अज कम एविडेंशियली वैल्यू कम कर देगी। इसको इंग्लिश लॉ में, और हम जिसको हम फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं जो हमारी बेस है, वो उसमें कहते हैं फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, यानी एक जो है जहरीला दरख्त, उसका जो है फल वो भी जहरीला होगा। लिहाजा ये प्रोसीजर के पाबंद होते हैं। अब ये सारी बात करने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जब मैं भी मजिस्ट्रेट था, जब अब आप लोग मजिस्ट्रेट हैं, इंशाल्लाह आप भी डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और अल्लाह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, तो ये इनका ही होता है। ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे फिर आगे एक थोड़ी सी जो है वो उसको कहें ब्लरिंग लाइन कह लें या तकसीम कह लें, वो ये है कि सिविल जो साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो तो प्योर एडवर्सेरियल है, लेकिन क्रिमिनल
साइड पे जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके 2 फेजेस हैं। एक जो है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेज और दूसरा है इसका जुडिशियल फेज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज है वो उसमें प्रोसीजरल भी है, यानी कि एडवर्सेरियल भी सिस्टम है और इनक्विजिटोरियल भी है। ये इसकी और इसको सिंप्लीफाई करता हूं एक्सप्लिसिटली, इसको कहते हैं कि जहां पे जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो खुद कुछ कर सकता हो। इसका मतलब ये है पर्सन इन अथॉरिटी का खुद कुछ कर सकना कि वो अपने तौर पे कोई ऑर्डर दे सकता हो। यानी अगर एक ने, मैं आपको मिसाल सिविल से शुरू करता हूं कि सिविल मैंने कहा प्योर जो है ऑर्थोडॉक्स एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है। आपके पास किसी किस्म की कोई पार नहीं है कि आप किसी पार्टी को ये हुक्म दें कि ये जो है इसको अमेंड करो, मा सिवाय उसके कि जिन आकामात का प्रोसीजर में जिक्र नहीं किया गया हो। यानी सुओ मोटो पावर टू गेट अमेंडेड दी प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, वो आपके पास पावर नहीं है। इसी तरह जो वो एविडेंस लेके आता है तो आप वो ले लेते हो, और जो वो एविडेंस नहीं लाता वो आर्टिकल 129 जी ऑफ QSO 1984 के तहत उसके खिलाफ मैक्सिमम प्रिजम्पशन ड्रा की जा सकती है। हाँ, एक पावर जरूर है आपके पास कि जब एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए आप चाहो कि ये डिग आउट करना है, लेकिन उसकी भी बेस पहले होनी चाहिए, तो फिर पावर्स इस्तेमाल की जाती हैं कोर्ट विटनेसेस की या डॉक्यूमेंट को तलब करने की। देन अगेन एक लंबा प्रोसीजर शुरू होता है कि दोनों पार्टीज को वो ये कहना पड़ता है कि आप इसका फार एंड अगेंस्ट जो भी आपका मुवक्किफ है वो पेश करें। तो ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये एक ऐसी पावर है, यानी ये पहला फेज जो है इसमें बहुत सारी तो जो प्रोविजंस हैं वो एडवर्सेरियल है, लेकिन उसको कुछ जो है उसमें इनक्विजिटोरियल भी है। यानी कि जो है मजिस्ट्रेट, जज यहाँ पे आता ही नहीं है, जज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट आएगा। मजिस्ट्रेट जो है वो पावर्स आज खुद इस्तेमाल कर सकता है। मसलन 156 CRPC के तहत डायरेक्ट की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन करो। अगर उसने कोई ओमिशन की है तो मजिस्ट्रेट कैन इशू ए डायरेक्शन। अदालत का तो यहां तक है हाल कि अदालत अगर करेगी तो उसको वो 56A के तहत मैक्सिमम किया जा सकता है। तो वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो, और जिसको वजीर केस में बयान किया गया था वो यानी एक्सप्लेन किया गया है, एनुंसिएट किया गया है, वो ये है कि ये पार्स जो हैं ये अदालत की हैं। यानी जब अदालत कोई गलत काम करेगी तो वहां पे 56A आएगा, मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेज के बारे में नहीं है। अब हम कन्फाइन हुए यहां तक कि ये जो हमारा है आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन, ये डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज एंड कैंसलेशन ऑफ द केस। अब डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज की पावर जो है, पावर्स, वैसे मेरा एक क्वेश्चन तो मैं आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पे बैठे हुए मुझे क्या करना है और क्या उसका जवाब लेना है, वो होती कहाँ है? कभी सोचें, थोड़ा सा दिमाग पे अपने पे जोर दें कि ये हमारी सारी पावर्स जो हैं ये हैं कहाँ पे। ये आखिर CRPC में लिखी होंगी ना, जो पावर्स हैं वो लिखी होंगी। तो ये ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स होती हैं जिनको 36 सेक्शन में बयान किया गया है, यानी रेफर किया गया है। और दूसरी एडिशनल पावर्स होती हैं जो बेस्टो अपॉन या कन्फर अपॉन की जाती हैं, वो है। और ये आगे फिर 3rd शेड्यूल ऑफ CRPC है जिसमें उन पावर्स का तज़करा किया गया है। अब पावर टू डिस्चार्ज एंड पावर टू कैंसल द केस, ये 3rd शेड्यूल में किसी जगह पे भी नहीं है, नीदर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है कहीं भी कि ये डिस्चार्ज किया जाएगा या इसको। यानी आप शेड्यूल को, 3rd शेड्यूल के दोनों पार्ट्स को देख लें तो दोनों पार्ट्स में ना तो ये ऑर्डिनरी पावर्स में आता है, ना ही ये पावर कन्फर की जाती है। अब ज़हन में सवाल ये आएगा कि अल्टीमेटली फिर ये पावर है कहां से जो हम इतनी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसका जवाब जो है वो, फिर मैं यहाँ पे एक चीज जो है जूरिस्प्रूडेंस की
वो एक्सप्लेन करूंगा। वो ये है कि जब एक चीज को कहा जाता है एडवर्सेरियल सिस्टम, ये ज़हन में जरूर रखिएगा, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस में, कि इस चीज को ऐसे किया जाए, इस तरीके से किया जाए, तो फिर इसको कहते हैं बाय इम्प्लीकेशन। ये भी दूसरी पावर भी उसी फुल फोर्स से मुयस्सर हो जाती है कि इस पावर को इस तरह दूसरी तरह भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। यानी अगर ये लिखा हुआ है कि ये मजिस्ट्रेट शेल टेक कॉग्निजेंस 190 में सीआरपीसी में लिखा हुआ है, और 173 क्लास 3 में अगर कुछ है ऐसा कि वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा, तो उसमें बाय इम्प्लीकेशन ये होगा, उतनी ही फोर्स से होगा इनहेरेंट। जब हाई कोर्ट का मामला आएगा या सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा तो वहां पे इसको इनहेरेंट कहते हैं, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। और हमारे पास जो है नीचे वाली लेवल पे ये जो है बाय इम्प्लीकेशन पावर होती है एक मजिस्ट्रेट के पास। कहीं भी आप जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो मुझे दिखा दीजिएगा कि कहीं पे ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो नहीं कि इसको डिस्चार्ज किया जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेज की बात कर रहा हूं मैं, आगे जुडिशियल फेज की बात नहीं कर रहा, जहां डिस्चार्ज का वर्ड 494 में इस्तेमाल हुआ है कि जब प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ होती है तो मुलजिम को प्री इंडाइटमेंट डिस्चार्ज किया जाता है। वर्ड काफी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बतौर पावर ग्रांटिंग ऑर्डर जो है वो नहीं हुआ, ये सो बाय इम्प्लीकेशन है। आई मीन टू से, और ये अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि ये पावर आपके पास है, लेकिन किस तरह है, इनहेरेंटली, यानी बाय इम्प्लीकेशन आपके पास मौजूद है कि आपने उसको डिस्चार्ज करना है या केस को कैंसिल करना है। सीआरपीसी में ऐसे मौजूद नहीं है। अब इसको चलते हैं कि डिस्चार्ज एक ऐसी चीज है, जहां तक कैंसलेशन ऑफ केस का ताल्लुक है, वो तो प्योरली जो है स्ट्रिक्टो सेंसो वो कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और वहां पे अराइज करता है, वहां पे उसने कैंसिल होना है। जब फाइनल रिपोर्ट जो है, फाइनल तो फिर गलतो लाम लफज है, जब रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 को कहेंगे तो उसको जब पेरूज करेंगे, कॉन्शियस माइंड अप्लाई होगा, तो तब उसका ऑर्डर पास होना है। लेकिन जहां तक डिस्चार्ज का ताल्लुक है तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी इस्तेमाल होता रहता है, यानी इसको किया जाता है डिस्चार्ज करने का। अब डिस्चार्ज जो है ये सिर्फ आपके पास ही पार नहीं है, ये आप जब चलेंगे 60 को देखें, 169 को देखें तो वहां पे ये दी गई हुई है डिस्चार्ज करने की, रिलीज वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये पार एसएचओ को दी गई है कि वो कर सकता है। अब आप कहां से आगे इसको करेंगे, यानी मजिस्ट्रेट का 169 अगर सीआरपीसी आपके पास है तो उसको देख लें, वहां आपका मजिस्ट्रेट का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है, वहां पे एसएचओ है जिसने इसको डिस्चार्ज करना है या इसको आगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। तो आपका कहां पे है, जब फॉरवर्ड होके आता है तो आगे कौन सा सेक्शन आएगा, 170 आएगा, जहां पे सफिशिएंट एविडेंस होगी वहां पे आप कॉग्निजेंस ले लेंगे, ये वहां पे लिखा हुआ है, 170 में लिखा हुआ है। लेकिन जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगी तो व्हाट यू विल डू, मैं ये कहता हूं कि फिर क्या किया जाएगा। एक तो है ना कि when there will be sufficient evidence then the SHO shall forward the accused to the magistrate जो कि competent है to take cognizance। cognizance से मुराद से ट्रायल नहीं होता, cognizance of the offense होती है, तो उस पे जब आएगा। लेकिन वो सूरत के जब आपके पास फॉरवर्ड कर दिया गया है या वो पेश हो जाता है अंडर इस डायरेक्शन, तो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो आपके सामने केस आ जाता है, तो देन अगर तो सफिशिएंट एविडेंस है तो आप तो उसकी कॉग्निजेंस अगर आपने खुद लेनी है तो खुद ले लेंगे, अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो आप उसको कॉग्निजेंस लेने के बाद उधर भेज देंगे। अब मैं एक बात और आपको बता दूं यहां पे कि सेशन कोर्ट के पास जो है किसी किस्म का कोई अख्तियार कॉग्निजेंस लेने का
जनरल लॉ में नहीं है, अनलेस कि उसको स्पेशल लॉ के तहत एम्पावर किया जाए। जनरल लॉ का सेक्शन जो 193 सीआरपीसी है वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास से शुरू होता है, यानी प्रोहिबिटिंग क्लास है जो दूसरी को एक्सक्लूड कर देती है। लिखा हुआ है नो कोर्ट ऑफ सेशन शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। और ये जो है मैं इसको ऐसे जो है वो एक्सप्रेस करूंगा कि देयर इज ए वेज बिटवीन ऑफेंस एंड कोर्ट ऑफ सेशन। देयर इज ए वेज बिटवीन एन ऑफेंस एंड कोर्ट ऑफ सेशन। वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, और उसको ब्रिज कौन करते हैं? आप लोग, मैजिस्ट्रेट करते हैं। दैट वेज इज ब्रिज्ड बाय यू, you take the cognizance under section 190 CRPC and send up the court and send up the case to the court of session। ठीक हो गया। अच्छा, बाई इम्प्लीकेशन वो आपके पास आया तो आपने उसके ऊपर डिस्चार्ज का ऑर्डर पास करना है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये इसकी कॉग्निजेंस नहीं, आप अदरवाइज भी पास कर सकते हैं, यू कैन टेक कॉग्निजेंस। इस पे यहाँ इस मरहले पे और आपकी गोशगुजार करूंगा वो ये है कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसमें यार्ड स्टिक्स मुख्तलिफ हैं। सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। सिविल लॉ में जो है वो एक ही यार्ड स्टिक होती है, यहां पे मुख्तलिफ यार्ड स्टिक्स है। मसलन ये क्यों है ऐसे? इसका बेसिक जो है बोदल मुशरकैन आप कह लें, बेसिक ये है कि वेयर एवर देयर विल बी सस्पिशन, जहां पे शक होगा, पुलिस को कानून अख्तियार देता है, ऑथोराइज करता है, इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अख्तियार देता है कि वो क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, 54 यही कहता है ना कि जब शक होगा तो पकड़ा जाएगा। और जहां पे शक होगा अदालत क्या करेगी? जब वो जुडिशियल फेज में आएगा वहां पे अदालत उसको, यकीनन शक जहां भी होगा वहां पे वो बरी होगा। अब ये इनमें तत्बीक रिकंसिलिएशन कैसे होनी है? तो इस रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास जो है वो प्रोसीजर मौजूद है। यानी हमने जो यार्ड स्टिक्स मौजूद हैं कि पहले यहाँ पे क्या करना है, दूसरे मरले में क्या करना है। मैं अगर आपके इंटरेस्ट से होगा, इंटरेस्ट में होगा कि यकीनन आप ऑर्डर पास करते हुए फिर हेजिटेट नहीं किया करेंगे से कि ये यहां पे आपने देना है रिमांड, मुलजम का रिमांड देना है। कॉग्निजेंस तो हो गई ना आपने, वहां पे कॉग्निजेंस फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुई, अभी वो कॉग्निजेंस नहीं हुई जो कि जुडिशियल फेज की कॉग्निजेंस है। अब वहां पे क्या होगा, एक अक्यूज डिस्क्लोजर करता है बिफोर पुलिस कि ये बंदा भी मेरे साथ इन्वॉल्व था, इंफॉर्मेशन देता है, तो वो बंदा आपके पास आता है। अब आप देखें कि अगर जुडिशियल फेज वाली यार्ड स्टिक इस्तेमाल करें तो एनी कन्फेशन या एनी स्टेटमेंट बाय द ऑफ द अक्यूज मेड बिफोर पुलिस इज इनएडमिसिबल। ठीक है, अब आप तो कहेंगे कि इनएडमिसिबल, आपने अब भूल जाना होता है इस फेज में कि मैं अदालत हूं और मैंने वो यार्ड इस्तेमाल करनी है, वहां पे वो सफिशिएंट एविडेंस है टू रिमांड कस्टडी ऑफ द अक्यूज टू द पुलिस। ठीक है, और उसमें आगे जब जाएगा तो आगे जिस वक्त वो 173 की रिपोर्ट आएगी, अगर केस इसी पे ही बेस करता है कि उसके खिलाफ मुल्जम का वो बयान, को अक्यूज का वो बयान, अकम्पलिस का वो बयान जो कि उसने पुलिस के पास दिया है वही मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो आप जुडिशियल फेज में जाने के लिए ये काफी नाकाफी है। उसको या आप डिस्चार्ज कर देंगे अगर अभी कुछ और रहता है तो, या फिर उसको जब अगर पूरी रिपोर्ट आ गई है, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि यही एविडेंस थी, तो फिर आप उसको केस को कैंसिल कर देंगे रूल 24.7 के तहत। ये यार्ड स्टिक एक हुई। इसी तरह ही आप कंप्लेंट को ले लें कि कंप्लेंट में जब आप समनिंग करते हैं अंडर सेक्शन 204 सीआरपीसी तो वहां पे यार्ड स्टिक और होती है। फिर जब उसकी फॉर्मल इंडाइटमेंट की जाती है, क्योंकि कंप्लेंट में उसको तो सुना ही भी नहीं गया होता, वहां पे राइट ऑफ ऑडियंस तो पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट को है ही नहीं, तो वहां पे सुना भी नहीं गया होता और यार्ड स्टिक भी और है।
वहां पे आप उसकी समनिंग कर लेते हैं, सिर्फ इसके ऊपर कि प्राइमा फेशाई ये केस इज मेड आउट। हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, प्राइमा फेशाई को और प्राइमा फेशाई को और फर्दर इंक्वायरी को, और इधर जो है, लेकिन ये शायद हमारे ज़हनों में, कुछ लोगों को ज़हनों में, मेरे ज़हन में बहुत मुद्दत तक जो है इसकी कंफ्यूजन रही कि ये आखिर प्राइमा फेशाई बला नाम है क्या, ये फर्दर इंक्वायरी क्या चीज होती है। ये इतनी कोई जो है ना, ये मंतक का कोई बड़ा असूल नहीं है, और ये कोई टेक्निकल टर्म भी नहीं है, इसको हम टेक्निकल टर्म कहें। सिंपल सा आप अपने ज़हन में एक लिटमस टेस्ट रख लें कि वट एवर इज बिफोर यू, इसको कहेंगे, इसको कहते हैं एक्सपेशाई। एक्सपेशाई एविडेंस जो है आपके पास मटेरियल मौजूद है, वो उसको अगर मान लिया जाए, इफ दैट गोज अनरिबटेड एंड अनशैटर्ड, तो फिर क्या होगा, मैं क्रिमिनल केस के हवाले से कहूंगा, द रिजल्ट वुड बी कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। और अगर उसको ऐसे ही मान लिया जाए तो फिर भी वो इतनी इनफर्म है, इतनी फ्रेजाइल है कि उसके ऊपर कन्विक्शन सस्टेन करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। सारी की सारी जो है वो इनएडमिसिबल एविडेंस है, जिसको कानूनी तौर पे अदालत के सामने फर्निश ही नहीं किया जा सकेगा, ले डाउन ही नहीं किया जा सकेगा। तो फिर क्या सूरत हाल होती है, उसमें प्राइमा फेशाई केस नहीं होता। सो यही फर्दर इंक्वायरी का भी है। फर्दर इंक्वायरी में जब आप करते हैं ना, तो उसमें भी आपको यही देखना होता है कि यही एविडेंस जो है जब पुट होगी ट्रायल में, और इफ इट गोज अनशैटर्ड एंड अनरिबटेड, तो फिर ये कन्विक्शन में एंटेल कर जाएगी, और जो उसका मेजर पेनल्टी है उसमें कर जाएगी। तो आप कहते हैं फर्दर इंक्वायरी नहीं है। अगर उसमें कोई इंफर्मिटी मौजूद है कि जो उसके लिए फैटल हो सकती है, तो फिर वो फर्दर इंक्वायरी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो हर रोज इस्तेमाल करते हैं अल्फाज हम, उनका लिटमस टेस्ट आपके ज़हन में आ गया होगा, और आप इससे आगे फिर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज जो है, इसको पहले ले लेते हैं। डिस्चार्ज के लिए किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती, यानी प्रेस्क्राइब फार्मा जो है, परफार्मा, उसकी जरूरत नहीं होती। जबकि कैंसलेशन ऑफ केस तब ही की जा सकती है जब उसकी रिपोर्ट जो है 173 का में जो कहा गया है कि ऑन प्रेस्क्राइब परफार्मा वो भेजा जाएगा, तब भी उसको किया जा सकता है। इसके लिए इसका फॉरवर्ड होना, यानी इसको अगर मैं ऐसे करूं कि जब इन्वेस्टिगेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट हो गई, तो भी देनी तो उसको चाहिए ना, 173 की आपके पास ले आए। लेकिन यहां पे 173 का भी चालान ही होता है। अगर आप 173 को पढ़े तो ये भी एक चालान की नौयत है, जहां पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है। अब चालान हम ऑर्थोडॉक्स मैनर में किसको कहते हैं, जो रिपोर्ट 173 के तहत आती है और प्रेस्क्राइब होती है। असल में ये होती क्या चीज है, दिस इज इनफैक्ट बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द चार्ज, कि जो चार्ज लगा हुआ है वो बेसिक स्टेटमेंट उसके ऊपर उसमें मौजूद है, और उसमें तज़किरा है उस एविडेंस का जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग केस प्रॉपर्टीज वो मौजूद होता है। और दूसरा, उसको फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड करने का कौन मजाज है, एसएचओ। एसएचओ ने उसको फॉरवर्ड करना है, और अब जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है उसको सबमिट करना है थ्रू प्रोसिक्यूटर। पहले ये सूरत हाल नहीं होती थी, पहले एसएचओ ही फॉरवर्ड किया करता था इसको। अब उसको एक जो है, ये प्रोसिक्यूशन एक्ट के बाद ये जो है आ गया है कि उसको अब प्रोसिक्यूटर को रोल दे दिया। अब कोई भी 173 की रिपोर्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी अनलेस एंड अनटिल दैट इज सबमिटेड थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसर्न, या जो भी है वहां पे इंतजाम है। तो लिहाजा डिस्चार्ज के बारे में और जो गलतफहमियां पाई जाती हैं, वैसे तो ये है ना, एक तो कॉग्निजेंस ले लेना, समन ले कर लेना और उसका ट्रायल शुरू कर देना। अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है तो मुलजिम को सेशन कोर्ट के हवाले कर देना, वो आगे जाने क्या करना है, उसने चैप्टर 22A के तहत उसने क्या करना है। लेकिन आपके पास जो है ये डिस्चार्ज करते वक्त जो यार्डस्टिक इस्तेमाल करनी है वो मुख्तलिफ है, मैंने आपको कहा उससे, कि जो जुडिशल में जाके
चार्ज लगाने के वक्त इस्तेमाल होती है उस यार्ड स्टिक से, और जो कन्विक्शन के वक्त इस्तेमाल होती है उस यार्ड स्टिक से। ये 3 स्टेजेस है, 3 यार्ड स्टिक्स हैं जो कि क्रिमिनल जो है सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल होती है। यहां पे आपने ये देखना है कि क्या इसके खिलाफ कोई केस नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है अंडर सेक्शन 154 सस्पिशन पे, या मुल्ज़म के डिस्क्लोजर पे किसी दूसरे के, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो वो उसके खिलाफ कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई कि जिससे आगे उसको उसकी फॉर्मल इंडाइटमेंट ही की जा सके, यानी चार्ज फ्रेम किया जा सके। तो अब क्या होना है, उसमें डिस्चार्ज किया जाना है उसको वहां पे ही कि नहीं भाई तेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उसको डिस्चार्ज ऑर्डर विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी पास किया जाएगा। ये यानी मैंने पहले 3 हिस्से आपको बता दिए इसमें कि क्या होता है कि एक तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्मे पे होगी और बेसिक स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस होगी कपल्ड विद द एविडेंस कलेक्टेड सो फार, और फिर उसको फॉरवर्ड करना किसने करना है, इनिशिएट फॉरवर्डिंग के लिए किसने करना है, एसएचओ ने करना है, और एसएचओ के बाद उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू सबमिट करना है मजिस्ट्रेट के पास, देन मजिस्ट्रेट विल पास एन ऑर्डर। अब 2 इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं कि मुल्ज़म आपके पास आया है और रिकॉर्ड पेश किया गया है, एक उसने रिक्वेस्ट की हुई है एसएचओ ने दैट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए, यू एग्री विद दैट, तो फिर ये आपका ऑर्डर कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई नहीं करती। ये ऐसा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इसको जो पहला इसके ऊपर केस था ना वो था बहादुर केस, और फिर ये लिखना है, अगर आप लिख लें, नहीं तो मैं एकेडमीज वालों को कहूंगा कि वो आपको दिलवा देंगे। ये पीएलडी जो है इसका जो बहादुर केस है उसका, और फिर उसके बाद जो है इसका दूसरा केस है मोहम्मद आसम केस, ये पीएलडी 1985 है, सुप्रीम कोर्ट 62 है, और पीएलडी 1987 है, सुप्रीम कोर्ट 103 है। ये कैंसलेशन ऑफ एफआईआर के बारे में या डिस्चार्ज के बारे में। और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का जो चैप्टर है वो भी इसको कहता है, कैटेगोरिकली कहेगा कि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा। ये है पार्ट डी है, चैप्टर जो है 11 है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 में लिखा हुआ है कि ये उसका रूल जो है पैराग्राफ नंबर 2 है कि वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो ट्रीट किया जाएगा अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट को अक्वीज कर लिया जाता है, कंसीड कर लिया जाता है, यानी उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। एंड इफ मजिस्ट्रेट डिसएग्रीज विद द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जैसी भी सूरत हो, वो रिमांड लेने के लिए आए हैं, आपने डिस्चार्ज कर दिया, यू हैव गॉट द पावर, वो उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए आए हैं, आपने उसका कॉग्निजेंस ले ली, यू हैव गॉट द पावर। लेकिन ये जब आप अपना उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट के इन दैट लाइन आप नहीं करेंगे, तो फिर वो आपका जुडिशियल ऑर्डर होगा, विच वुड बी अमेनेबल थ्रू रिवीजन 435 है और 439 439A जहां भी होगी उसकी रिवीजन लाई करेगी, दैट वुड बी ए जुडिशियल ऑर्डर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि अब किस किस को डिस्चार्ज कहां पे किया जाना है। कुछ ऐसे होते हैं केस को कैंसिल करना, केस डिस्चार्ज करना, यहां पे एहतियात जरूरी जो करने वाली होती है वो ये होती है कि कहीं आप यार्ड स्टिक जो है यकीनन वही रखेंगे जो कि आगे आपको अशर करेगी जुडिशियल फेज में। उस यार्ड स्टिक पे अगर मटेरियल मौजूद है तो आपने आंखें बंद करके नहीं करना होता डिस्चार्ज। अब सूरत हाल वैसे भी तब्दील हो गई हुई है। ये 2001 से पहले यहां पे वर्ड जो है मजिस्ट्रेट होता था। 2001 में जो अमेंडमेंट आई वो जो है सेक्शन 4MA इसमें इंसर्ट किया गया, वो उसमें वर्ड आया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
जब वर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया है तो आप क्या चीज हो गए, मजिस्ट्रेट तो हैं लेकिन साथ साथ जुडिशियल भी हैं। तो अब आपका जो ऑर्डर होगा इसको सैंक्टिटी यानी ये जो व्यू पहले लिया गया हुआ है, मेरी अपनी राय में इसको रिविजिट करने की जरूरत है कि अब आप जो भी करेंगे, बहरहाल अगर वो किया जाता है नहीं किया जाता है व्हाटएवर, लेकिन आपने डिसएग्री भी करना है तो पहले तो ये सुफाइस कर जाता था कि जस्ट आप लिख देते थे एग्री डिस्चार्ज, ये जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तो वो काम बन जाता था। लेकिन अब आप आपके नाम के साथ आपके अंदर जो उस वर्ड की जो डेफिनेशन आई है उसके साथ एक जुडिशियल का वर्ड आ गया है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगी। ये नहीं चाहे 2 लफ्जों की दे दे, 1 पैराग्राफ की दे दे, आपने देनी है तो उसको एग्री कर लेना है, और डिसएग्री करना है तो यकीनन आपने उसमें बहुत सारी जो है वो रीजनिंग देनी है, जिन बुनियाद के ऊपर वो उसको डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं उसको उनको जो है वो रिबट करना है, आपने डिसएग्री करना है उनसे, और अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि आपने कॉग्निजेंस ले लेनी है। अब यहाँ पे आप लोग ये करते हैं या मैं किया करता था, आप नहीं करते, आप बहुत सियाने लोग हैं, ये कहते हैं कि ये इनको हुक्म दिया जाता है कि ये वो जो the SHO is directed to submit a चालान against him, ये ऐसे नहीं होता। when you have disagreed you have taken cognizance of that, if the case is triable by you तो फिर वो आप उसको ट्राई करना, समन कर लेंगे मुलजम को, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है यू विल सेंड दैट अप, ठीक है। तो इसमें ये ऑर्डर गलत होता है वहां पे ही जो मटेरियल, बिकॉज व्हाइल डिसएग्री यू केम टू कंक्लूजन दैट द एक्सफेशाई एविडेंस, ये जो है आपको प्राइमा फेशाई ऐसा लगता है दैट दिस मैटर दिस लिस्ट दिस एक्शन जो उसके खिलाफ स्टार्ट हुआ है काज मस्ट एंटर द जुडिशियल फेज, तो वो आपने किया तो फिर उसके आगे भी अभी बहुत सारी बातें हैं, जब उसकी इंडाइटमेंट होनी है तो फिर वो कहेगा कि मेरे खिलाफ जो चार्ज है ये फॉर्मल इंडाइटमेंट की गई है, ये ग्राउंडलेस है, तो वो आके फिर अपना मौकफ देगा, लेकिन समनिंग की हद तक जो है वो आपने उसको बुलाना है, ठीक है। एक और एहतियात जो आपने करनी है वो उसमें ये होगी कि आपने जो जर्नल स्ट्रीम है हमारी उसका तो अख्तियार ही आपको है, यानी उसका डिस्चार्ज करने का अक्यूज का अख्तियार ही मजिस्ट्रेट को है, चाहे वो कत्ल का केस है चाहे वो बड़ी अदालत का ट्रायबल है। लेकिन स्पेशल लॉ में ये एहतियात करनी है कि जो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, यू मे एग्री विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बट यू कैन नॉट टेक डाइसेंट दैट, बिकॉज फॉर द रीजन जो डिसएग्रीइंग विद दी जो रिक्वेस्ट है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वुड अमाउंट टू टेक कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट में वेस्ट इन करनी होती है, वहां पे ये नहीं किया जाना होता कि एक स्पेशल कोर्ट का केस है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, तो आप वो आए हैं रिमांड लेने के लिए आप उसको डिस्चार्ज कर दें। ये जो है इसकी एहतियात करनी है, इसको हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एनुंसिएट किया हुआ है कि ऐसी सूरत हाल में जो है आपने फिर मैटर जो है कॉग्निजेंस उसकी नहीं लेनी होती, उसको या तो एग्री कर लेना होता है और फिर उसकी डायरेक्शन पास कर देनी होती है कि उस मजाज अदालत के पास इसको पेश किया जाए, ठीक है। एक और चीज कि अगर केस का यकीनन ये डिस्चार्ज के लेवल पे तो आएगा नहीं, इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करते, इसको कैंसलेशन ऑफ केस में करते हैं। अब अगर डिस्चार्ज करने के मुल्जम के बारे में कोई सवाल है तो मैं यहाँ थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ कि डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज के बारे में किसी ने कोई सवाल करना है तो वो पूछ ले, क्योंकि फिर मैं आगे जा रहा हूँ कैंसलेशन ऑफ FIR, जिसको हम कैंसलेशन ऑफ द केस कहते हैं। अच्छा काइंडली पहले सबसे पहले फैसलाबाद को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना क्वेश्चन अगर वहां पे कोई है तो काइंडली आस्क करें। अच्छा, डिस्चार्ज के बारे में ये है कि ये विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। जी प्लीज।
सर अपना मेरा क्वेश्चन है जनाब से कि क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जब रिमांड आता है डिस्चार्जी के लिए, तो ऑफेंस ट्रैवल बाय सेक्शन 30 है, तो क्या वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसमें डिस्चार्ज कर सकता है या नहीं कर सकता? जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है ये सेशन जज साहब करते हैं और उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करते हैं। उसको सारी जो है वो अख्तियारात हासिल होते हैं। ये इमरजेंट नेचर के केसेस में जो भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं। वो इसलिए मैं और भी बता दूं कि जहां जहां तज़किरा होगा इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेज में, तो इसमें कोई एरिया मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ, कोई स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ, वहां पे मजिस्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर दी गई, आपको सेशन जज ने कर दिया और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस में वर्क जो है, बिजनेस जो है काम करने का, उसमें आपको ड्यूटी जज कह दिया गया, तो फिर you have specifically been empowered। और कोई सवाल कहीं से? जी, जो साहब भी सवाल करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, उनका हम स्पीकर ओपन कर देंगे। चलें इकट्ठे कर लेंगे, कोई बात नहीं। जिंदा यार सोबत बाकी वो दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कैंसलेशन ऑफ केस का। ये मैंने इसको अलहदा इसलिए किया कि आमतौर पे हमारे ज़हन में डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड और कैंसलेशन ऑफ द केस जो है वो अजीब सी सूरत हाल बनी रहती है कि ये शायद एक ही चीज है। ऐसा नहीं है, ये होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और क्वेश्चन ऑफ कैंसलेशन ऑफ केस अराइजेज, ऑलवेज अराइजेज, ये कल्मिनेशन पॉइंट होता है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जहां पे केस को कैंसिल किया जाता है या ट्राई किया जाता है। मैंने पहले कहा, आपने इन द मीनवाइल शायद शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल को देख लिया होगा कि उसमें कोई पावर नहीं है, मेन बॉडी में भी कोई पावर नहीं है केस को कैंसिल करने की, डिस्चार्ज करने की। 36 तो रेफर करता है ऑर्डिनरी पावर्स को, 37 जो सेक्शन है वो कहेगा एडिशनल पावर्स को। अब जब थर्ड शेड्यूल में जाएंगे तो ऑर्डिनरी पावर्स में भी कोई नहीं है, मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज, ए मजिस्ट्रेट कैन कैंसिल, ऐसी कोई पावर मुझे तो नहीं आज तक नजर आई। और आगे जो है वो उसमें देंगे एडिशनल पावर, ये कन्फर्म भी कोई नहीं की जाती। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि ये इनहेरेंटली यानी बाई इम्प्लीकेशन है, बाई इम्प्लीकेशन पावर है आपके पास इसको कैंसिल करने की। और ये बाई इम्प्लीकेशन कैसे है? यानी आपको अख्तियार हासिल है कि आप कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस लें 119 के तहत, ठीक है। और जब आपको कहा गया है कि आपको ये अख्तियार हासिल है कि आप कॉग्निजेंस लें, तो फिर आपको ये भी अख्तियार साथ ही हासिल हो गया बाई इम्प्लीकेशन कि आप कॉग्निजेंस लेना छोड़ दें। ऐसे ही है ना, इसको यानी ये पावर एक्सरसाइज करते हैं आप लोग सेक्शन 173 क्लास 3 रेड विद सेक्शन 190 सीआरपीसी। तो ये वहां से बाई इम्प्लीकेशन है। और जहां तक इसका ताल्लुक है, यानी पहले मज़ाहिब में क्या होता था, ये बयान किया जाता था ये चीज आपके लिए हलाल है, ये चीज आपके लिए हलाल है, ये चीज हलाल है। अब बकाया सारी हराम हुआ करती थी, वहां भी बाई इम्प्लीकेशन हराम हो जाती थी। लेकिन हमारा जो दीन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें सिर्फ जो है वो मुतय्यन कर दी गई है ये हराम है, बकाया सब हलाल हैं या वो मकरूह हैं, मकरूह तहरीमी हैं, मुबाह हैं। वो यानी जिस तरह के हुक्म दिया गया कि ये हराम है, बाई इम्प्लीकेशन दूसरी चीजें जो हैं वो एक्सेप्टेबल होगी, उसकी भी उतनी ही ताकत है। ये कहाँ लिखा हुआ है बकरा हलाल है, ये कहाँ लिखा हुआ है फास्ता हलाल है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ये हराम है, बद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। और इसकी भी आगे एक्सेप्शन दी हुई है, फमनित्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि जब आप इज़्तिरारी कैफियत में आ जाओगे और हदों को नहीं तोड़ोगे तो वो जो है उतनी मिकदार में उसको ले लेना, खा लेना, वो जो है वो जायज होगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें हलाल हैं, आप दबाए जा रहे हैं, मैं भी खाए जा रहा हूं, ये लिखा हुआ तो नहीं है। लिहाजा मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि इसको आपने बिल्कुल वीक पार नहीं लेना, ये उतनी ही फोर्सफुल है
जितना कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है। असूल इसके पीछे जूरिस्प्रूडेंस का ये है, व्हेन समथिंग इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन अफर्मेटिव मैनर, द सेम उसका जो है बाय इम्प्लीकेशन उसका नेगेटिव भी उतना ही फोर्सफुल होता है। ठीक है, तो ये जो कैंसलेशन ऑफ केस है इसका 173 क्लास 3 और 190 सीआरपीसी का मिला के जो बनता है असर, उसमें बाय इम्प्लीकेशन आपके पास ये मौजूद है पावर कि आप उसको डिस्चार्ज अब कैंसिल कर दे एफआईआर। रेडवेड जस्टिस का तज़करा रूल 24.7 जो है, रूल 7 है, चैप्टर 24 है ऑफ पुलिस रूल्स 1934 का, जिसके तहत ये इस एफआईआर को किया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि आप फिर यहाँ पे एग्री कर लेते हैं, वो आए हैं रिपोर्ट, जो उसमें वो रिपोर्ट देता है वो किस किस्म की होती है, उसमें लिखा होगा 173 में द केस इज फॉल्स एंड शुड बी कैंसल्ड। एक तो वो ये रिक्वेस्ट ये करेगा, दूसरे में वो ये कह सकता है कि द अक्यूज, दूसरी रिक्वेस्ट, द अक्यूज मेंशन इन कॉलम नंबर 3 and 4 में बी ट्राइड, और तीसरे में वो जो रिक्वेस्ट कर सकता है वो है कि कॉलम नंबर 2 में जो के मुलजम चालान हुए हैं, दो किस्म के होते हैं, एक तो जो जिन शामिल तफ्तीश हुए थे, जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया था, एंड दोज हु वर फाउंड इनोसेंट, उनको खाना नंबर 2 में रखा जाता है, और या वो होते हैं जो कि पकड़े नहीं जाते और प्रोक्लेम्ड डिफेंडर होते हैं, उनको रखा जाता है। उनके बारे में ये सिर्फ यही लिख सकता है कि मे नॉट बी ट्राइड येट, उसमें यही लिखा होता है। जहां तक उसके ओपिनियन का ताल्लुक है, गिल्ट टू इनोसेंस, या उसका जो है उसका ओपिनियन एज टू गिल्ट और इनोसेंस, तो वो जो है कोर्ट ने उसको, एक तो पहले वो इनएडमिसिबल है, सेकेंडली कोर्ट उसकी हद तक, आप ये कहेंगे आपने आंखें बंद रखनी है, वो जो मर्जी लिखता फिरे। इसके ऊपर जो लीडिंग केसेस हैं वो हैं पीएलडी 1967, सुप्रीम कोर्ट 400, ये वसीम साहब ये जरा रूलिंग्स जो है ना ये लिख के भिजवा दीजिएगा। फलक शेर केस मशहूर है ये इसका, और एक बहुत मशहूर जमाना केस है आपकी नजरों से, मोहम्मद बशीर केस जो है, वो बेसिकली तो 22A/22B के बारे में आया था, लेकिन उसमें बहुत सारा लॉ जो है वो डिस्कस हुआ है, वो पीएलडी 2007 है सुप्रीम कोर्ट। मैं ये छोड़ जाऊंगा नोट्स, तो उसमें इसकी भी सूरत हाल बिल्कुल वही है जो डिस्चार्ज की थी, और उसके ऊपर ही भी बहादुर केस और आसम केस जो है वो है, एक 85 का है बहादुर केस, कि अगर आप एग्री कर लेंगे उससे, एग्री टू कैंसल द केस, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, और अगर आप डिसएग्री करेंगे तो वो जुडिशियल ऑर्डर होगा। लिहाजा इसका सूरत हाल जो है कैंसलेशन ऑफ केस की तो ये बनेगी। अब कैंसल केस करते हुए क्या होता है कि बंदा तो फारग हो गया, क्या वो नहीं, बंदा फारग हो गया यानी खत्म हो गया उसके खिलाफ एक्शन जो है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो है इसका करना, उसको कैंसल केस को कर देना, डिस्चार्ज मुलजम हो गया है, तो ये कहीं रेस्क्यूडी काटा तो नहीं आ जाता। ये आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी में फिर दोबारा उसके खिलाफ कोई चीज हो तो नहीं सकती। क्वेश्चन इज इन, आंसर इज इन नेगेटिव, इसलिए कि वहां पे वर्ड प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और सेक्शन 403 सीआरपीसी में, ये दोनों वर्ड्स। तो यहां पे कहां प्रोसिक्यूट हुआ है, वो प्रोसिक्यूट तो हुआ नहीं है। कौन सी यार्ड स्टिक इस्तेमाल हुई है कि जिसके तहत, क्या वो यार्ड स्टिक इस्तेमाल हुई है जिसके तहत उसने अक्विट होना था? वो तो नहीं हुई। जब तक वो यार्ड स्टिक इस्तेमाल होके कोई अक्विट या कन्विक्ट नहीं होता, ये डबल जेपर्डी का असूल जो है ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात इस बात की कि अगर वो इस्तगासा में आता है तो ये इस्तगासा के लिए बार कतन नहीं होता कि वो उसका ट्रायल प्राइवेट कंप्लेंट आने पे शुरू किया जा सकता है। अब डिस्चार्ज ऑफ केस में, डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज में और कैंसलेशन ऑफ केस में एक और
फर्क थोड़ा सा जेन नशीन कर लीजिएगा, वो ये है कि डिस्चार्ज के बाद सिर्फ एक कदगन लगती है कि वेन एवर, अब केस तो चूंकि पेंडिंग होता है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, कि उस मुलजम को अगर दोबारा एसोसिएट किया जाना है, ज्वाइन करवानी है इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टैंड डिबार्ड फ्रॉम डूइंग सो इटसेल्फ। उसको क्या करना पड़ता है, अदालत से फिर इजाजत लेनी होगी कि अब नई शहादत आ गई है, ये इसके सामने आ गई, हम कर ले। कैंसलेशन ऑफ केस में फिर फर्क ये होगा कि कैंसिल जब केस हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फर्क, फिर अब नया केस दर्ज नहीं हो सकेगा। जहां तक रेस जुडिकाटा, ट्रायल पे कोई रेस जुडिकाटा नहीं है, वहां नया केस दर्ज नहीं होगा, उसको वेक्स ट्वाइस उस लेवल पे नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि वो प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ इस्तगासा लेके ये वही मजिस्ट्रेट जिसने केस को कैंसिल किया था, वही उसी को अख्तियार हासिल है कि वो अगर समझता है कि अब एविडेंस कंप्लेनेंट ने ठीक दे दी है, मेरे पास प्राइमा फेशाई केस मेड आउट होता है टू एंटर इनटू जुडिशियल फेज, तो वो 204 का हुक्म खुद पास कर सकता है, या उसको फिर कॉग्निजेंस लेके ऊपर भिजवा देगा, और वो तो सीधे ही जब आना है ऊपर भिजवा देना है, कंटेंट से आएगा कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये कैंसलेशन ऑफ केस है। इसमें एक दूसरी बात, जब आपका जुडिशियल ऑर्डर होगा, वो जब भी आप, अगर वो कहते हैं कैंसिल किया जाए, आप कैंसिल नहीं करते, वो कहते हैं इसको कैंसिल ना किया जाए, आप केस कैंसिल कर सकते हैं। यानी कैंसलेशन ऑफ केस सिर्फ उस वक्त ही नहीं होनी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिक्वेस्ट करे, अदरवाइज भी जब आप कॉन्शियस माइंड एक मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करेगा, वो उसको कैंसिल करने का मजाज है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं अर्ज वही करूंगा कि उसको कहीं कैंसिल ना कर दे, कि ये जहां जहां आप इनको प्रोविजंस को पढ़ेंगे, वहां ये बात आएगी कि जिसकी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर वो आपकी कॉग्निजेंस उसकी ले ही नहीं सकते, स्पेशल कोर्ट का केस है, तो आप केस को कैंसिल कर देते हो, तो फिर ये ऑर्डर आपका जो होगा, ये नलियस फिलियस इन द आई ऑफ लॉ होगा, यानी बास्टर्ड होगा, ये इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी, ये फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री होगा, यानी आपका ऑर्डर भी फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री हो सकता है। मैं माफी चाहता हूँ, एक मजिस्ट्रेट, चाहे वो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसकी तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि फिर, लेकिन आप जब डिसएग्री करेंगे उससे, तो आपका जुडिशियल ऑर्डर होगा दैट वुड बी अमेनेबल अंडर जो है वो उसका रिवीजन में रिवाइजेबल ऑर्डर होगा, अगर जो भी रेमेडी प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज उसको 5 जो है 61A वो कोर्ट करती है, यानी कोर्ट का जो को मिसचीफ हुआ है उसको रीड्रेस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोर्ट जो है वो करेगी। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ शायद नहीं बल्कि यकीनन 56A, ये वजीर केस एक बड़ा मशहूर था, उसमें इसको कहा गया था, PLD 1962 वेस्ट पाकिस्तान लाहौर है 405, और फिर इसको मोहम्मद आलम केस में भी, जो पहले मैंने बताया 1987 सुप्रीम कोर्ट 103, वो कहा गया हुआ है कि ये फिर इसका जो है यानी इनहेरेंट रिट ज्यूरिसडिक्शन लाई करेगी जब और कोई रेमेडी नहीं होगी, रिवीजन लाई नहीं करेगी इसकी। तो ठीक इसका ये आप खत्म हो गया उस हद तक, यानी जुडिशियल फेज में एंटर होने का। मैं एक बार फिर आपसे ये इसके ऊपर इम्प्रेस ऑन करूंगा कि ये जो आपने अपना माइंड जो है, जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करेगा, वो इस तरह लेना है कि क्या ये केस जुडिशियल फेज में जाने के बराबर है कि नहीं। अगरचे वो आपके लिए आप शायद ना हो यहाँ पे, लेकिन वो आपके ज़हन में कानून सारा होना चाहिए कि एक जो ट्रायल होता है ना, मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है, सेशन ट्रायल में मैं उसकी बात करता हूँ। जहां भी आप CRPC को पढ़ेंगे, वहां लिखा होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये फेजेज होते हैं सेशन ट्रायल में। यानी सेशन ट्रायल में ये फेजेज होते हैं। आप अगर बुक्स हैं पास तो सेक्शन 265D निकाल लीजिएगा, वहां पे 265D, तो आपको ये समझ आ जाएगी। ये पहला जो होता है, इन्वेस्टिगेशन कहां पे कल्मिनेट होती है,
इनटू सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। ठीक है, उसमें क्या कहा जा सकता है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया पहले कि या तो इस केस को कैंसिल कर दिया जाए या इन मुलजमों को बुला के ट्राई किया जाए, ये होगा। अब यहां जब हो जाता है, जब आपका ट्रायबल होता है तो आप खुद करना शुरू कर देते हो, जुडिशियल फेज में आप एंटर हो गया, आप उसको करना शुरू कर देते हो। पहला काम आप क्या करते हो? पहला काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज टू दी अक्यूज, टू दी। ये भी एक नाम जो है ना वो गलत नाम हम लिखते हैं। ये अक्यूज तब होता है जब आप समन कर लेते हैं। अब वो आ गया, समनिंग से पहले वो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस था। जिस तरह इस्तिगासे में होता है ना कि समनिंग से पहले उसको कहते हैं पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट। जब समन हो जाता है तो फिर वो अक्यूज्ड होता है। इसी तरह ही जब आप कॉग्निजेंस लेके उसको समन कर लेते हो तो वो अक्यूज्ड होता है। इससे पहले वो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस होता है। तो ठीक है, वो अक्यूज आ गया, उसको आपने कॉपी सप्लाई की जो भी कानून के तहत है, कॉपी सप्लाई करके फिर आपने उसको 7 डेज दिए। और अगर चाहिए सेशन ट्रायल में और लिखा हुआ है नॉट लेटर देन, लेकिन इसका मकसद जो है वो वही है, मकसद वही है इसका कि ये 7 दिन देने ही पड़ते हैं। ये उसका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और स्टैट्यूटरी राइट है कि 7 डेज आप उसको देंगे। अच्छा, इसमें ये है कि कैंसलेशन ऑफ केस करते हुए अब आपने यार्ड स्टिक कौन सी इस्तेमाल करनी, कौन सी एविडेंस आप देखोगे। एक तो एविडेंस आपके पास आएगी, यानी कंप्लेंट है उसका, FIR तो इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट है वैसे, ये इसलिए होती है कि पहले कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट आ गई, अब स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस या कलर अकाउंट जो कहते रहते हो आप। फिर उसमें रियल एविडेंस आ जाती है, ये जो अटॉपिक रियल एविडेंस, अटॉपिक एविडेंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस, ये जो रिकवरीज हैं। फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसमें आई होती है, मेडिकल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चीजें हैं, ये सारी आपके पास आई होती है। केस कैंसिलेशन के वक्त आपने क्या देखना होता है, ये जो पहली टाइप ऑफ एविडेंस मैंने बताई है आपको, ये हम आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 161 की ही एविडेंस जो है, जो स्टेटमेंट है वही कारआमद है, बकाया सब बेकार है। 172 वाली उसको हम पुलिस डायरीज मजिस्ट्रेट्स कह देते हैं, ये गलत एक तस्वुर है। देखो 161 की एक है, उसको ऑर्थोडॉक्स मैनर में लिखा गया हुआ है अलहदा पेज पे, लेकिन 172 के तहत डायरी रिकॉर्ड करते हुए एक बंदा आता है, वो कहता है मैं आता हूं, वसीम साहब आते हैं या और साथ 2 बंदे हैं, मैं कहता हूं कि मैं भी मौका पे मौजूद था, जो फैक्ट रेलेवेंट था उसके अगेंस्ट बयान करता हूं या उसके हक में बयान करता हूं। मैंने भी, वो तफ्तीशी अफसर लिखता है फलां फलां शामिल को तफ्तीश किया गया, इसने ये बयान किया, मुजफ्फर शाह ने ये कहा, और वसीम साहब ने उनके बयान की तस्दीक की। इनको कहते हैं बेटा जो ये इसके तहत होती हैं, ये होती हैं स्टेटमेंट्स इन बॉइल्ड फॉर्म। ये उतनी ही रेलेवेंट हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बाय द मजिस्ट्रेट, फॉर कंसिडरेशन बाय द कोर्ट एट एवरी लेवल, जिस तरह के 161 की है। ये जो स्टेटमेंट इन बॉइल्ड फॉर्म है, ये 2 किस्म की हुई। एक तो मेरी स्टेटमेंट हुई जिसमें तफसील किसी फैक्ट के बारे में बयान की गई थी, और दूसरी हो गई दूसरी वसीम साहब की जिन्होंने मुझे तायीद किया। अब इसमें क्या है, पहली को हम कहेंगे ऑपरेशनल, दूसरी को कहेंगे नॉन ऑपरेशनल। अगर ये प्रोसिक्यूशन को चाहिए हो टू लीड इट अगेंस्ट दी, टू प्रोड्यूस, फर्निश और ले डाउन इट अगेंस्ट दी एक्यूज, तो प्रोसिक्यूशन इसका वैसे ही इस्तेमाल कर सकती है। और अगर मुल्जिम जो है उसको चाहिए हो तो वो इसको कॉपी लेके गवाह को कंट्राडिक्ट कर सकता है। सो 161 के तहत लिखी हो या 172 के तहत लिखी हो, इट मस्ट रिलेट टू द फैक्ट इन इशू, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अदरवाइज ये सारा मटेरियल आपने देखना होता है कि वो, यानी पुलिस डायरीज को भी देखना होता है
सिर्फ 161 पे कन्फाइन नहीं कर लेना होता, सिर्फ जो है वो मेडिकल एविडेंस पे कन्फाइन नहीं कर लेना होता, डॉक्यूमेंट जो आए हैं उन पे कन्फाइन नहीं कर लेना होता। ये सारों को देखना है कि क्या ये जुडिशियल फेज में जाके आगे उसका ट्रायल को जस्टिफाई कर देगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो यकीनन आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज यू विल जंप इनटू दी जुडिशियल फेज। फिर ये जो होता है ना, जुडिशियल फेज में जाने के बाद अब जब चार्ज लगाना होता है, फिर आपने माइंड अप्लाई करना है कि यह ट्रायबल है कि नहीं, तब तक मुलजम आपके पास आ गया होता है। इसीलिए 249A जिसका आप बहुत बेदरेज इस्तेमाल करते हो, वो कहता है एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल ही कहता है ना, एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहता, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी तो नहीं कहता। ये जो फेज है आफ्टर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस एंड समनिंग ऑफ द एक्यूज, सप्लाई ऑफ द कॉपी, ये कहां कल्मिनेट होता है? इट आइदर कल्मिनेट्स इनटू मेकिंग अ फॉर्मल इंडाइटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, या फिर क्या करेगा आप 249A की पावर इस्तेमाल करते हुए नोटिस करेंगे प्रोसिक्यूशन को और उसको अक्विट कर देंगे। या आप यहां पे चाहें तो आप ये डिस्चार्ज की पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे जो फेज शुरू होता है वो ट्रायल है। ट्रायल आपके CRPC में डिफाइन नहीं है, 1908 वाले में ट्रायल को डिफाइन किया गया था। इससे पहले भी एक CRPC हुआ करता था 1872 का, उसमें ट्रायल डिफाइन होता था। ये कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कहां से होती है? जब आप किसी को चार्ज कर लेते हो तो फिर ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल ने कल्मिनेट होना है, वो कल्मिनेट होगा किसमें होगा? कल्मिनेट आइदर इन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड बीइंग ट्राइड और इन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। ये 3 फेजेस होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि 3 यार्ड स्टिक्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना होता है। ये करने के लिए इसको क्रिमिनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। अब सूरत हाल ये है कि कौन कौन सा केस कैंसिल हो जाएगा। अब इस पे आपके पास आ गया एक 173 की रिपोर्ट, यू हैव टेकन कॉग्निजेंस, देयर इज नो एम्बार्गो एट ऑल, कि अदालत में केस चला गया हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी रहेगी। कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई बार नहीं है कि सक्सेसिव रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट 173 की ना आए। अब 173 की एक इवेंचुअलिटी अराइज करती है, रिपोर्ट आ जाती है कि ये इसको कैंसिल कर दो, ये केस कैंसिल हो जाए। एक तो इवेंचुअलिटी आपके पास अपना केस होगा, और एक ये है जिसमें आप कॉग्निजेंस लेके सेशन कोर्ट जा चुके हैं। अब क्या आप क्या कर सकेंगे? कानून कहता है कि रिपोर्ट्स दाखिल करने पे कोई कदर नहीं, इन्वेस्टिगेशन करनी, इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन, अगरचे उनको आप वजीर केस पे ये डिस्करेज कर दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कदर नहीं है। अभी तक ला यही है कि कदर नहीं है। जब आपने कॉग्निजेंस ले ली तो फिर जो है, फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है उसकी इंडाइटमेंट जो भी करना है आपने, जब इंक्वायरी में हो या फेज ट्रायल में हो, थर्ड फेज में, वो आपने करना है, उनके कहने पे कुछ नहीं हो सकता। फिर केस को कैंसिल नहीं किया जा सकता, फिर आपने या उसको अक्विट करना है या आपने उसको मुलजम को डिस्चार्ज कर देना है। केस को कैंसिल नहीं किया जा सकेगा जब आपने कॉग्निजेंस उसकी ले ली। यानी ये मुमकिन हो सकता है ना कि मैंने किया और ट्राई, मैं 342 लिख रहा हूं तो उनकी रिपोर्ट आ जाए 173 की कि ये तो केस ही झूठा है, इसको कैंसिल किया जाए। कैन यू डू? या मैं करूंगा? नहीं, अदालतों ने कहा है कि नहीं करना। ये इसके ऊपर जो बेसिक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं वसीम साहब के हवाले कर दूंगा। इससे तरह आपका टाइम जाया होगा, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसा मामला है जिसमें क्वेश्चंस आने होते हैं और आपको करने चाहिए। अगर मैं कुछ समझाने में कामयाब हुआ हूं तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आने चाहिए कि किसने कैंसिल होना है, किसने कैंसिल नहीं होना, और स्टेजेस क्या क्या है कैंसिल करने की। अच्छा, इसमें एक डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड और कैंसिलेशन ऑफ केस में एक और फिनोमेना ये है कि जब कैंसिलेशन आपने कॉग्निजेंस के बाद नहीं करनी, इसी तरह ही डिस्चार्ज में 169 के तहत SHO के पास पावर रहती है, अनलेस एंड अनटिल मजिस्ट्रेट इंटरवीन्स
24 आवर तक वो बड़ा आपके अख्तियारात इस्तेमाल किए होता है। When a person is arrested, he can be discharged by SHO before producing him before the magistrate, prior to his production before the magistrate. लेकिन जब मजिस्ट्रेट इंटरवीन कर गया और उसने उसको फिजिकल कस्टडी रिमांड कर दी, अब SHO साहब फारग हैं। अब ये वो नहीं हो सकता कि वो वहां पे अपनी पावर जो है 169 की इस्तेमाल करे। इसको भी आपने, बिकॉज ओवरऑल सुपरवाइजर आप होते हैं, आपने गाइड करना है। तो कैंसलेशन ऑफ केस के बारे में मैंने कह दिया कि ये एक तो आपका यार्ड स्टिक को जो है छोटे वाली इस्तेमाल करनी है। ये गाफ कोई खेलता हो तो उसको पता होगा मुख्तलिफ किस्म की स्टिक्स होती हैं, यार्ड स्टिक नहीं होती, स्टिक्स होती हैं। तो वो कई छोटे होल पे दूसरी और बड़ी लंबी शॉट के लिए वो इसी तरह क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये फेजेस हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं। यानी दो हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेज है, एक जुडिशियल फेज है। जुडिशियल फेज के आगे जो है फिर दो फेजेस हैं, एक इंक्वायरी है और एक ट्रायल है। इनमें डिफरेंट यार्ड स्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, तो वो आपने ज़हन-नशीन करना है। वो जब कभी इस टॉपिक पे बात होगी तो उन यार्ड स्टिक्स का जो लिटमस टेस्ट होता है, क्राइटेरियन है, वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल तो आपने वहां पे पावर अख्तियार करनी है। व्हेन आप कहते हैं ना द केस इज द केस प्रूव टू बी केस ऑफ नो एविडेंस, वो वहां पे डिस्चार्ज होता है। केस प्रूव टू बी केस ऑफ नो एविडेंस वहां पे कैंसिल होगा। लेकिन अगर जरा भर भी शायबा आपके ज़हन में आएगा तो फिर ये ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए है कि देयर इज नो एम्बार्गो ऑन री इन्वेस्टिगेशन। वो तो इन्वेस्टिगेट होता रहेगा। कल कला को अगर री इन्वेस्टिगेशन में वो आ जाता है और आपने कैंसिल कर दिया है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो उसको हाथ नहीं लगा सकती, तो फिर प्रॉब्लम हो गया ना। इसलिए रीड यहाँ पे बहुत कॉन्शियसली आपको एक्ट करना होता है कि जब आप समझें कि इसके बिल्कुल ही मादूम है, यानी रिजल्ट ही मादूम है, तो फिर केस को कैंसिल करना होता है। अदरवाइज कोई भी समझे कि इसको एक को कहते हैं चेनिंग ऑफ द एक्यूज, ये इंग्लिश लॉ की बात कर रहा हूं मैं। वो ये होता है जब चेनिंग ऑफ द एक्यूज होती है तो कन्विक्शन हो जाती है। चेनिंग ऑफ द एक्यूज का जो क्राइटेरियन है वो ट्रायल के लिए है। और हुकिंग ऑफ द एक्यूज ये किसके लिए है? ये कॉग्निजेंस लेने के लिए है कि हुक करता है, यहां से पकड़ लिया उसे। अगर उसको कोई ना छुड़ाए या वो खुद ना छोड़े तो हुक उसको छोड़ेगी। जो मैंने पहले कहा था, इफ द एविडेंस सो फार कलेक्टेड गोज अनरिबटेड एंड अनशैटर्ड, ये जो यहाँ पे असूल होगा वो उसको कहेंगे हम हुकिंग ऑफ द एक्यूज। हुकिंग ऑफ द एक्यूज अगर आप देख लेते हैं कोई हुक पड़ी हुई है इसे, तो आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे और डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेट द मैटर बी डिसाइडेड व्हेन इट एंटर्स इनटू जुडिशियल फेज। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन इसके बारे में पहले कर लें, और फिर अगर क्रिमिनल लॉ के ऊपर, सिविल लॉ के ऊपर कोई भी है तो मैं हाजिर हूँ आप। जी वो स्टार्ट फ्रॉम फैसलाबाद। वैसे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करें, हम उसका स्पीकर पहले ऑन कर देते हैं। जी ताने वाला सिर्फ बोलेगा। सर एक क्वेश्चन है कि पहले कैंसिलेशन रिपोर्ट, पहले चालान आ गया, चालान आने के बाद उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली, कॉपीज डिलीवर कर दी गई, सब्सीक्वेंट वो फिक्स हो गया उसके लिए चार्ज के लिए, तो चार्ज जिस दिन लगना था उसी दिन सर उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट आ गई। अब कैंसिलेशन रिपोर्ट भी उसी केस की आ चुकी जिसका पहले चालान आ चुका, और ये कैंसिलेशन रिपोर्ट्स जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन में होके आई है, तो अब उसके ऊपर आर्गुमेंट्स हैं। तो उसके पहले जो आपको एमसीक्यूज मिले हैं वो हल करवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज मैं ये पहले बता चुका हूं कि whenever cognizance is taken by a magistrate for the purpose of bringing a cause into judicial phase on the basis of किस पे ऊपर, 173 की रिपोर्ट के ऊपर या 172 as the case may be, तो फिर जो subsequent रिपोर्ट है वो जो भी हो कैंसलेशन नहीं हो सकती। That is to be decided by the magistrate, उसको जुडिशियल साइड पे करना है, वहां पे ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता। फिर मैं कहूंगा कि कॉग्निजेंस लेने के बाद कैंसलेशन ऑफ केस का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में
ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. Whatever is to be done by the magistrate or the court, that is to be done in judicial manner on judicial side, and that order would always would be amenable वो अपील में या रिवीजन में. ठीक है, ये नहीं हो सकता कभी भी. एक और बात जो मैं भूल गया था, हमारे बहुत सारे मजिस्ट्रेट जो है ना, वो सेशन केस जो होते हैं ना बड़े, बहुत डरते हैं उससे. वो 54 वाले भी 2-2 साल तक पड़े रहते हैं. भाई एक बात जो है वो अपने ज़हन नशीन कर लो कि सेशन कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं है मुल्ज़म कोर्ट का केस को कैंसिल करने का, है ही नहीं अख्तियार सिरे से. मैंने पहले कहा ना 193 को पढ़ो, जब कॉग्नी ये अख्तियार ही बाई इम्प्लीकेशन है, और जब बाई इम्प्लीकेशन एक्सप्रेसली नो कोर्ट ऑफ सेशन वो तो आपने जिसने ली हुई थी, जो देता है वो ही लेता है, यानी आपके पास ही है. यानी मर्डर केस को भी आपने ही कैंसिल करना होता है, मर्डर केस के अक्यूज को भी आपने ही डिस्चार्ज करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेज में होते. ये आप बाद औकात हमारे बच्चे रिफ्यूज कर देते हैं, केस जो है वो सेशन का ट्रायबल है. नहीं नहीं, ये कोई अख्तियार ही आपको है और किसी को है ही नहीं. इवन क्वाशमेंट का अख्तियार जो है हाई कोर्ट को हासिल है कैंसलेशन ऑफ केस का. थैंक यू सर. जी सर एक क्वेश्चन है. जी जी प्लीज कैरी ऑन. अपना नाम बता. सर एक सर मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ. अभी आपने फरमाया कि जो स्पेशल कोर्ट के ट्राइबल ऑफेंसेस हैं या केसेस हैं, उनमें रिमांड के दौरान मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज नहीं कर सकता, या जो सेशन कोर्ट्स के ऑफेंसेस हैं जो मैजिस्ट्रेट के ट्राइबल नहीं है, वो रिमांड में डिस्चार्ज नहीं किए जा सकते. मैं इसमें सवाल ये पूछना चाहता हूँ नहीं कि अगर कोई जी जी प्लीज प्लीज सर अगर कोई जो इन्वेस्टिगेशन में मुलजम के खिलाफ एविडेंस ही कोई अवेलेबल नहीं होती, या फॉर एग्जांपल 376 का केस है जिसमें बीवी आ जाती है और कहती है मुझे किसी ने गवाही नहीं किया, किसी से गवाही कुछ नहीं, तो उसमें मजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियार है कि वो जुडिशियल भिजवाए उसको. बेटा मैं और सर इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है. अच्छा मैं समझ सर गया एक और क्वेश्चन भी है. आपकी बात समझ गया. आप सुन लें, मैंने इसी की वो सारी रात किसी ने हीर सुनाई थी, तो वो सुबह उठ के पूछता है उससे कि हीर रांझे की बहन लगती थी. मैंने यही तो कहा है कि भाई डिस्चार्ज करने का कैंसिल करने का अख्तियार ही आपको है, सेशन कोर्ट को तो है ही नहीं है. ये मैं मेन आप एक बात शायद जो कंफ्यूज कर रही है आपको, वो ये है वो एक जनरल लॉ है और एक है स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ जनरल लॉ होता है लाइक कैनवस, स्पेशल लॉ उसके ऊपर तस्वीर होती है. अगर किसी और अदालत को अख्तियारात किसी स्पेशल लॉ के तहत दे दिए गए, जैसे है ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 के तहत अदालत है, एक है अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत है, FIA की कोई अदालत बनाई हुई है इन्होंने, जो भी बनी हुई है मैं उनके बारे में कर रहा हूं. ये मेन स्ट्रीम में प्लेनरी जुरिस्डिक्शन में जिसको कोर्ट ऑफ जनरल जुरिस्डिक्शन के जितने ट्राइबल ऑफेंसेस हैं वो सारे मजिस्ट्रेट ने ही करने होते हैं, और वो सेशन कोर्ट कर ही नहीं सकती. वो आपका ही अख्तियार है. आपने कत्ल के मुल्ज़िम का भी केस कैंसिल करना है, कत्ल के मुल्ज़िम को भी डिस्चार्ज करना है, जिना के मुल्ज़िम को भी डिस्चार्ज करना है, उसका केस भी कैंसिल आपने ही करना है. अच्छा सर एक क्वेश्चन है जी सर. एक चालान आ जाता है ऑर्डिनरी कोर्ट का, तो उसमें जब कैंसिलेशन रिपोर्ट आ जाती है सर, जब मैजिस्ट्रेट देखता है कि ये कैंसिलेशन रिपोर्ट में स्पेशल कोर्ट का कोई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है जो कि पुलिस ने नहीं किया, तो वो सर उसमें क्या ऑर्डर करेगा? पहले अग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, वैसे ही फॉरवर्ड कर देगा? इसको लाल मकाले ने बेटा मजिस्ट्रेट को कहा था स्पीकिंग लॉ, कि वो जो कह देता है वो हो जाता है. ये तो हम भूल गए हैं ना कि कितने अख्तियारात एक्सप्रेस हैं और कितने बाई इम्प्लीकेशन है. You have got every power, magistrate has got every power to direct the investigating agency, कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है to add that offense. और अगर वो एक्सक्लूसिवली उसका है तो फिर यकीनन मैटर फिर उधर जाएगा. अगर आपके पास उसको रिमांड देने का अख्तियार आपका बेसिक है, ये जुमला अख्तियारात रिमांड देने के, डिस्चार्ज करने के, कैंसिलेशन के आपके पास हैं, अनलेस के किसी स्पेशल लॉ के तहत ले ना लिए हो.
जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि उस ऑफेंस को ऐड करने का, डिलीट करने का, व्हाटएवर, वो आपके ही अख्तियार में रहेगा। नहीं सर, 365 में चलान कैंसिलेशन आती है 365 पीपीसी में, तो सर वो मेड आउट हो रहा होता है 365 ए। अब सही। मैजिस्ट्रेट उसमें कहता है कि ये 365 ए शेड्यूल्ड ऑफेंस है, स्पेशल कोर्ट का है, तो वो रिटर्न कर देता है चलान प्रोसिक्यूशन को। जी जी बिल्कुल तो सही। इसको, तो सर इस पे ये ऑर्डर ठीक होगा या नहीं, उसको पहले डिसाइड करनी चाहिए थी कैंसिल। क्लियर किया, बिल्कुल सही करता है, बल्कि उसके लिए बेहतर ऑर्डर जो है वो ये है, जो कि उधर प्रोबेबली मैं 2 बार रहा हूँ जज एंटी टेररिज्म कोड, मुझे अभी ज़हन में नहीं, 17 है सेक्शन, जहाँ 1 दिन के लिए आपको चौधरी बनाया गया हुआ है कि 1 दिन का आप दे सकते हो। इफ यू कम टू कंक्लूजन that the case is exclusively triable by a judge anti-terrorism court, then you will refer the matter to the judge anti-terrorism court, because उसी को ही रिमांड देने का अख्तियार है। आप तो अनेबलिंग होते हो, 1 दिन का रिमांड दे सकते हो, ठीक है। तो आपने दूसरी जो अदालतें हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग केस, वो उनकी स्ट्रॉन्ग जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं ली गई, वो आपके पास है, तो उसमें आप केस को ये वो जो है उधर रेफर कर सकते हो और प्रोसिक्यूशन को रिटर्न कर सकते हो। जी क्लियर? यस। और अगले से जी जयराम खान, जयराम खान को आवाज आ रही है? जी कौसा से पूछे, क्या सवाल है? तो यार ये इसके ऊपर तो इतना दूर नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही कौसा? जी जी, ये स्पीकर के करीब हो जाए, हाथ में ले ले इसको, स्पीकर को। माइक तो लगा यार बंदे को, माइक अब आ रही है जी, कुछ बेहतर हुई है, बोले सवाल करें। जी ऑन साडा ऑन है तो सारे कौन दो सर आपका माइक्रोफोन मेरा ठीक नहीं है, आवाज नहीं ठीक आ रही। ठीक नहीं आ रही है। जरा राजी खान इनको प्रॉपर माइक आप प्रोवाइड करें, इनके पास ठीक माइक नहीं है। जी सर एक मेरा आपकी आवाज नहीं आई। कौसा वाले सवाल दोबारा करें, उनकी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप सर आ रही, उनको भी ठीक स्पीकर प्रोवाइड करें ना, माइक्रोफोन अच्छे उनको लेके दें। सर आवाज आ रही? जी आप बोले। जी सर। जी सर ये जो वजीर केस का आपने जिक्र किया है सर, जी जी सर उसमें ये लिखा हुआ है कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 रेड विद सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, बिल्कुल सही है। सजेस्टेड पार यूज करेगा, वो इनहेरेंट पार होगी। हाँ तो सर जी ठीक ठीक, आगे चले। तो सर, तो दूसरी तरफ सर आप फरमा रहे थे कि इम्प्लीकेट, उसे कहेंगे हम कि उसने इम्प्लीकेट की है, बेटा तो फिर ये इनहेरेंट जो होता है ना, ये हम एहतरामन इस्तेमाल करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये इनहेरेंट पार, ये जो हम नीचे वाले हैं ना, हमारे लिए बाई इम्प्लीकेशन है ये, ठीक है। ठीक सर, ये होती इनहेरेंट पार ही है, लेकिन हमने सर, नाम को नहीं रखना। वो वैसे भी कहते हैं ना कि नाम में लोगों पड़ा क्या है सिवा पहचान के, लोग रख लेते हैं काबा एक बुतखाने का नाम, तो ये है इनहेरेंट पावर ही, लेकिन व्हेन इट इज एक्सरसाइज्ड, वो जो नीचे वाली अदालतें हैं, तो इसको हम बाई इम्प्लीकेशन कह देते हैं। अदरवाइज आप, यू आर वेरी राइट, इनहेरेंट पावर और बाई इम्प्लीकेशन ये बेसिक इंट्रिंसिकली एक ही चीज है। राजी खान से कोई और सवाल? जी तानिया वाला। सर क्वेश्चन, सर जी क्वेश्चन ये है कि एक मेरा गाजी खान है सर,
जी सर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है 173 उसमें क्यों को प्लेस किया जाता है कॉलम नंबर 2 में। उसके बाद जब कुछ रिपोर्ट आती है उसमें 204 के मुताबिक ऑर्डर करेंगे या 249 एक का देखा जाना है बेटा कि व्हेन ऑफेंस वाज कमिटेड उसका क्या स्टेटस था। इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड बाय हिम आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ही वाज नो मोर सिविल सर्वेंट, तो वो जो है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 के तहत वो उधर जाएगा। ये एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस उसका क्या था स्टेटस, ये देखा जाएगा। राइट, क्लियर। ये नहीं होगा कि वो पहले ऑफेंस कमिट हो गया बाद में वो रिटायर हो गया है तो अब उधर से जान छूट जाएगी, नहीं। दैट वुड बी सब्जेक्ट ऑफ द स्पेशल कोर्ट, दैट वुड रिमेन, ही वुड रिमेन सब्जेक्ट ऑफ द स्पेशल कोर्ट, सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। जी कोई और सवाल किसी भी जगह से अगर कोई करना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर ले। जी समुद्री से जी फरमाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। बाज़-औक़ात 173 की रिपोर्ट में सर जो देखने को मिला है कि पुलिस कहती है कि अदालत के रहम करम पे छोड़ा जाता है, सर उसको हम पॉजिटिव रिपोर्ट कंसीडर करेंगे या नेगेटिव रिपोर्ट कंसीडर करेंगे सर? मैंने अर्ज किया ना पहले बेटा कि उसको आप सिर्फ कंसिडर करेंगे ही नहीं। अदालत के रहम करम पे क्या छोड़ना है, ना अदालत के पास करम है ना अदालत के पास रहम है। अदालत के पास तो कानून है जिसको उसने अप्लाई करना है। ये तो जरूरी है कि वो जो है उसने वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनको अभी ट्राई ना किया जाए, इसके अलावा वो जो मर्जी लिख के ले आए वो उसके साथ वो जो है वो उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। रहमो करम पे छोड़ना वो एक उनका चला हुआ है कि वो जैसे कहते हैं कि वो खुरा निकाला और पेचो ताब खाता हुआ वहां पहुंच गया, तो ये उनके अल्फाज हैं। अदरवाइज ओपिनियन जो है वो इनएडमिसिबल ही है, उसको नहीं करना। एट दी मोस्ट क्या जरूरी है उनके लिए कि वो ये कहें कि कॉलम नंबर 2 वालों को फिलहाल ट्राई न किया जाए। कॉलम नंबर 2 में मैंने बताया था कि कौन कौन से लोग होते हैं। कॉलम नंबर 2 में होते हैं जो इनोसेंट पाए जाएं, पहले पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, जिनके खिलाफ स्पेसिफिक इल्जाम हो, वो इनोसेंट पाए जाएं, या दूसरे होते हैं जो कि अभी एब्सकॉन्डर होते हैं, वो सुर्ख लिखा होता है, तो ये होते हैं उनको ट्रायल नहीं करना। अदरवाइज आपके पास कॉग्निजेंस लेने का अख्तियार उनका भी है। पहले दिन ही ये एक गलत फहमी पाई जाती है कि मजिस्ट्रेट के पास ये अख्तियार नहीं होता कि आफ्टर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, मैंने उसका बता दिया था। अगर मजीद तफसील आप हर रोज देखते हैं, मैं उसमें नहीं गया कि ये कितने कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है, क्या क्या उसमें लिखा होता है, केस प्रॉपर्टी भी दर्ज होती है किसी कॉलम में। तो ये सारे को देखने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि इस बंदे को बुलाना चाहिए, यू कैन टेक कॉग्निजेंस, उसकी कॉग्निजेंस ली जा सकती है। बट टू टॉक आप, और किसी का अगर नाम नहीं भी है तो जुडिशियल फेज में दाखिल होते हुए जुडिशियल पावर है, नाम नहीं भी है 173 की रिपोर्ट में, लेकिन एविडेंस उसके खिलाफ मौजूद है, यू कैन टेक कॉग्निजेंस। सर एक सेकंड क्वेश्चन था सर। जी प्लीज। सर सर्विस में देखने आया कि जनाब ने फरमाया सर कि ड्यूटी जज कॉम्पिटेंट है सर डिस्चार्ज रिपोर्ट के साथ एग्री या डिसएग्री करने के लिए, उसको एंटरटेन कर सकता है सर। बिल्कुल लेकिन बाज़ औक़ात सर प्लीज if so has been, power has been given by the distribution करता है ना सेशन जज, 19 में है कि 17 में है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आप वर्क करेगा, उसने एम्पावर किया है तो आप कर सकते हो। और मेरी अपनी जाती राय और जो कुछ अभी तक अदालतों की एनुंसिएट किया है, ड्यूटी जज इक्वली कॉम्पिटेंट होता है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। मसला ये होता है कि कहीं वो सेकंड क्लास तो नहीं है, थर्ड क्लास तो नहीं है। इफ ही इज कॉम्पिटेंट टू डू इट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इनहेरेंटली, वो मैं आपको बड़ा जज मान लेता हूँ, इनहेरेंटली वेस्ट इन करती होती है कि वो ऐसा कर सकता है। अगर सर इन राइटिंग जज साहब कर दें, डिस्ट्रिक्ट जज साहब इन राइटिंग ऑर्डर कर दें कि नहीं, फिर तो मजे ही मजे हो गए। प्रोसीजर को फॉलो करना है सर या ऑर्डर को करना है जी?
फिर उस सूरत में सर किसको फॉलो करेंगे, प्रोसीजर को या ऑर्डर को सर? नहीं, ऑर्डर जो किया है सेशन जज ने, वैसे भी आई हैव येट टू सी ए मजिस्ट्रेट हु विल नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेशन। सर थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन जी? जी तोसा कि अभी ये बात हो रही थी कि ड्यूटी जज जो है इक्वली कॉम्पिटेंट है डिस्चार्ज करने के लिए अगर रिकमेंड करे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2009 की एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की जिसमें यह कहा गया है कि ड्यूटी जज डिस्चार्ज नहीं कर सकता। एक्यूज को ऑर्डर किया जाएगा कि जो वेरी नेक्स्ट डे या कोई और डे जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जाए। बेटा मैं आपको एक बात समझा दूं, ये जो जजमेंट्स आप रेफर करते हैं ना, अगर आपके पास बुक्स हैं तो पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को बाइंडिंग करती है, और 201 है जो कि हाई कोर्ट्स रेस्पेक्टिव हमारी जुडिकेचर्स जो हैं उनकी जजमेंट्स को बाइंडिंग करती है। उसमें जो है वो लिखा हुआ है, ये मोबाइलों में होगा, अगर आप निकाल लेना इनको आर्टिकल में उसका निकाल ले, तो वो लिखा हुआ है कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग सबके ऊपर टू द एक्सटेंड, वर्ड एक लिखा हुआ है, सिर्फ उस हद तक कि जब वो पॉइंट ऑफ लॉ पे होगी या पॉइंट ऑफ लॉ को अनुंसिएट करेगी। बकाया कोई बाइंडिंग नहीं होती ना सुप्रीम कोर्ट की, और 201 की भी यही वर्डिंग है। अब एक जजमेंट जो है वो क्या चीज होती है, वो पहले उसमें फैक्ट्स होते हैं, क्या वो बाइंडिंग होंगे, नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होंगे, उनका कोई असर होगा, नहीं होगा। ये जो हेड नोट्स लिए जाते हैं ना, ये वहां का पब्लिशर का क्लर्क निकाल के बाहर रखता है, और उसके बाद जो है वो रीजनिंग डिस्कशन की होती है आला अदालतों में, उसको कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, वो भी बाइंडिंग नहीं होता। फिर इसके बाद आता है रेशो डेसिडेंडाई, द रीजनिंग विच लीड्स टू डिसाइड। उसकी दो किस्में हैं रेशो डेसिडेंडाई की, एक रेशो डेसिडेंडाई इन रेम है और एक रेशो डेसिडेंडाई इन पर्सोनम है। रेम वो होगा अगर वसीम साहब या आप और मैं एक लिटिगेट करते हैं तो अल्टीमेटली यू विनर हो जाते हो आप, तो आपके ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा, आपकी और मेरी नस्लों पे वो बाइंडिंग रहेगा, ता क़यामत बाइंडिंग रहेगा। ये पर्सोनम हो गया। इन रेम जो है वो जो है जो सारों के खिलाफ हो वो बाइंडिंग होता है दूसरों के ऊपर। अब रेशो डेसिडेंडाई इन रेम बाइंडिंग होगी। फिर आगे फिर मैं इसकी तफरीक करूंगा कि सारी रेशो डेसिडेंडाई इन रेम बाइंडिंग नहीं होगी, ओनली टू द एक्सटेंट जो वर्ड निकाले हुए होंगे आपने मोबाइल से, आर्टिकल 189 और 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाइंडिंग होती है। मिसलीड हम कहाँ पे होते हैं, वहां पे होते हैं कि वो हेड नोट वाला लिख देता है ये टाइम बार था, ये नहीं। असल में बहुत सारे अमराज इंसान को लाहक हो जाते हैं या किसी जानदार चीज को, उसको हुआ बेसिकली एस्थमा, और वो फिर दिल के दिल से मार गया, वो दिल के दौरा पड़ गया, उसको हुआ उसको कुछ, उसको गैंग्रीन हुई, वो लिख दिया जाता है ये टाइम बार डिसमिस। वो एक रीजन हम लोग ले लेते हैं वो उसका हेड नोट से, हालांकि वो क्या पंजाबी में कहते हैं कि छोटे छोटे गम रड़ के बढ़ जानियां मर्जा ने। तो ये ऐसे नहीं होते जजमेंट्स। जजमेंट्स को अप्लाई करने के लिए पहले तो ये देखना चाहिए कि ये कहां तक एप्लीकेबल है। जिस जजमेंट की आप तज़किरा कर रहे हैं यकीनन आपने वो साइटेशन नहीं दी, एक जजमेंट कहा है, अदरवाइज मैं उसे चेक करता तो ये जो सूरत हाल है यकीनन वो ना होती। इट माइट हैव बीन वन ऑफ द रीजंस। ड्यूटी जज जो है, मैंने पहले, फिर आप शायद इसके ऊपर कंफ्यूज हुए, मैंने कहा ड्यूटी जज व्हेन ऑथोराइज्ड, ऑर्डिनरी पावर्स तो मजिस्ट्रेट अख्तियार कर लेगा ना, कुछ पावर्स हैं जो उसके ऊपर दी जाती हैं, बकाया फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है और ऑथोराइजेशन है बाय द कंसर्न सेशन का। ये सेशन डिवीजन होती है बेसिकली जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और उसमें फिर सेशन जज ने वो करनी होती है पावर। तो इसमें वो इक्वली कॉम्पिटेंट है, उसको दोबारा जाके पढ़िएगा, इस किस्म का नहीं होगा। होना ये है कि उसकी बहुत सारी और रीजंस होंगी जिसकी वजह से वो आपको वो सेट असाइड
ठीक सर। जी, कोई और सवाल किसी का? जी फैसलाबाद। जी सर, आपने कहा था कि जो स्पेशल ऑर्डिनेंस है या स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके केसेस में हम जो है पुलिस की ओपिनियन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ओपिनियन से डिसएग्री नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जुडिशियल रिमांड लिखा है तो हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। नहीं बेटा, तो डिसएग्री तो ये भी है कि हम जो है वो अगर फिजिकल मांगता रहे 14 दिन का या 90 दिन का, तो हम बॉस को देने के हम उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। बेटा मेरा शायद पूरे अल्फाज आपने नहीं सुने, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। डिसएग्री करते हुए कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। मेरा बयानिया जो आजकल नया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेरा नैरेटिव ये है, डिसएग्री करते हुए आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। यू कैन डिसएग्री विद द रिक्वेस्ट, वो जो है, और बात डिस्कशन हो रही थी सिर्फ डिस्चार्ज की और कैंसलेशन की, हर रिक्वेस्ट की नहीं हो रही थी। और अगर आप डिसएग्री करते हैं उससे, तो देन यू विल हैव टू रेफर द मैटर टू दैट, जो उसको कॉग्निजेंस स्पेशल लॉ के तहत लेने का अख्तियार दिया गया हुआ है। अगर वो स्पेशल लॉ ही खामोश है, वो मैं बात करने लगा था कि जनरल लॉ जो होता है ये एक कैनवस की तरह होता है। स्पेशल लॉ जो है उसके ऊपर एक पिक्चर है, जब तक पेंटिंग नजर आती रहती है कैनवस वहां से गायब होता है, और जब पेंटिंग यहाँ खत्म होती है या वहां से खुरच दी जाए, कुरेद दी जाए, तो नीचे से फिर उसी ताबोताब से जो है कैनवस आ जाता है। अगर तो आपसे पार ड्रा कर दी गई है, आपसे पार ड्रा कर ली, मैं इसकी आपको मिसाल देकर समझाऊंगा। आप विड्रॉ करके उस अदालत को दे दी गई है, तो फिर आप यू स्टैंड बार, फिर मेरा वो बयानिया हुआ। लेकिन आपके आपसे स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत स्पेसिफिक लॉ ने वो पावर विड्रॉ नहीं की, देन यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट। मैं ये कहता हूं कि अभी जो सेक्शन हम कह रहे थे 41MA जो सेक्शन है, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दो लिखे हुए हैं, जिनको एम्पावर सर्टेन सेक्शन के तहत किया गया हुआ है। क्या आप स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो कि नहीं? Every judicial magistrate has got every power to exercise, which is contained in CRPC. आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, आपके पास सारे अख्तियारात हैं। लेकिन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होगा जिसको सिर्फ उसके तहत जो है एम्पावर किया गया है। ये है सूरत हाल। आप जनरल मजिस्ट्रेट हो, वो स्पेशल मजिस्ट्रेट है, लिहाजा इसलिए आप यही सूरत हाल वहां पे है। जब आपसे स्पेसिफिकली ले लिया गया, अगर उसको दे दिया गया है और आपकी जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड नहीं की गई तो भी कोई बात नहीं, देन यू कैन एक्सरसाइज। मैं एक्सक्लूड जो है ना, एक्सक्लूड करने की जुरिस्डिक्शन की बात की थी कि जब कोई स्पेशल लॉ ले लेता है, मतलब एंटी टेररिज्म कोर्ट को ले, वो बड़ा स्ट्रांग एक्ट है, वो स्ट्रांग लॉ है, वो आपसे ये चीजें ले लेता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर इसमें जो जिस दिन हम रिमांड दे रहे होंगे, तो जब हमें रिमांड देने का इख्तियार है तो हमें फर्दर डिटेंशन ना देने का भी इख्तियार तो उसी में मौजूद है कि हम इसको फर्दर डिटेन कर नहीं कर सकते। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अब ये तसल्ली होगी। अब आगे इसकी एक्सेप्शन जो है मैं बताता हूं कि जब आपको ये वो उस एक्ट में ये कह दिया गया हो कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेज है वो भी डील करेगी वही अदालत, तो फिर आपको अख्तियार नहीं होगा। ठीक है। इनफैक्ट जब नहीं होता ना, आप जनरल जुरिस्डिक्शन में उसको बतौर ये ले रहे होते हैं, जनरल जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन कर रहे हैं, स्पेशल जुरिस्डिक्शन में नहीं। थैंक यू सर। कोई और सवाल नहीं किसी का? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े गौर से सुना और सवाल आने का जो है वो पता चला है कि शायद मेरी आवाज पहुंच गई है। कुछ स्टेशंस की हम तक नहीं पहुंची आवाज, तो वहां के जो सीनियर सिविल जज एडमिन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ही आपके पास अख्तियारात इतने ही हैं तो ये तो ठीक इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।